हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मीडियम एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है दोस्त। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, ये जो स्टैटिस्टिक्स का हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक आप ये जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बैच के हैं वो लोग ये कदापि ना सोचें कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, आपके जो सिलेबस में जो चीजें नहीं दी गई हैं वहां से भी बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं। तो आप लोग एकदम सावधान हो जाइए और एक एक चीज को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ओके, देखिए, जो आपके लिए जरूरी है मैं वो सब कुछ पढ़ाऊंगा, आपके लिए कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो मतलब जो आपके लिए नहीं होगा उसको मैं जबरदस्ती पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जो है यूनिट 7 खोल लेंगे एक बार। यूनिट 7 खोल लेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली बैच के हैं वो लोग अपना यूनिट 7 खोलिए। यूनिट 7, ठीक है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड स्कोर हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड स्कोर के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड स्कोर में जेड स्कोर, टी स्कोर, सी स्कोर और इसके अलावा जो हमारा स्टेनाइन स्कोर है उसके बारे में भी हम लोग चार पांचों जो स्कोर है, चार स्कोर हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, शायद जो है आप एक बार जो है कोई एक एक लोग जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिए। प्रकृति पटेल, गुड इवनिंग। अंश और रचिया, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या आपको वॉइस वगैरह क्लियर हो रही है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, मीन मीडियन मोड वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसको पढ़ लिया है। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स के टाइप क्या है, वो हम लोगों ने वो दोनों पॉइंट पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को जो इसमें बचता है वो आपका कोरिलेशन बच रहा है, तो कोरिलेशन भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोगों को स्टैंडर्ड स्कोर और आपका मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड स्कोर देख लेते हैं। आइए, स्टैंडर्ड स्कोर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्यों जो है स्टैंडर्ड स्कोर निकालते हैं ये जो है थोड़ा सा देखना है। अच्छा, ये सर क्लियर है। क्वेश्चंस करा दें आप लोगों को, जल्दी से बताइए आप लोगों को जो ये मीन मीडियन मोड वाले जो पोर्शन हम लोगों ने कवर किया है क्या उसके क्वेश्चंस कुछ करा दें या फिर हम सीधे चलें आपके टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जितेंद्र निगम, क्या क्वेश्चंस कराया जाए। अभी जो हमने आपको पढ़ाया है मीन मीडियन मोड वगैरह वो उस पर क्वेश्चंस करा दें जो कम से कम 8-10 क्वेश्चन। चलिए, आई थिंक आप लोग टाइप नहीं कर पा रहे हैं, रेस्पॉन्स कर दीजिएगा। हम लोग पहले जो है सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी आप लोग रेस्पॉन्स भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी अपने उत्पाद का अधिकतम निर्माण निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्तियों को निम्न में से किस केंद्रीय प्रवृत्तियों को केंद्रीय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर करती है, ध्यान में रख कर करती है। चलिए, ऑप्शन है आपके मीन, मीडियन, तीसरा ऑप्शन है आपका मोड और चौथा है आपका एसडी। चलिए, जल्दी से आप इसका रिस्पॉन्स करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ओके, आशीष विश्वकर्मा मोड होगा, प्रीति गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग जो आंसर करेंगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मध्यांक को और क्या कहा जा सकता है? मध्यांक को और क्या कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है प्रथम चतुर्थक, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय चतुर्थक, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक, और ऑप्शन नंबर 4 है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को पढ़ते ही जो लोग आंसर कर ले रहे हैं समझ लीजिए तैयारी उन्हीं की बेहतर है। अच्छा, जितेंद्र निगम कह रहे हैं मीन, अंश और प्रीवियस ईयर में, ओके मोड होगा। लक्ष्मी सक्सेना मोड होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जितेंद्र निगम जी मीन नहीं होगा, मीन क्या कहलाता है? मीन आपका सीधे सीधे क्या कहलाएगा, यहाँ पर देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। मीन कहलाता है एवरेज को, ठीक है। औसत को कहते हैं, है ना। औसत को हम जो है एक तरीके से अरिथमेटिक अरिथमेटिक एवरेज को हम जो है क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। लेकिन जब हम मोड की बात करते हैं, जब हमारा डेटा होमोजीनियस होता है और जब डेटा के अंदर जो है फ्रिक्वेंसी, किसी एक वैल्यू की फ्रिक्वेंसी जब बार बार आती है, ठीक है। जब किसी एक फ्रिक्वेंसी जो है कोई किसी एक वैल्यू की, मतलब अगर 7 नंबर का जूता मार्केट में ज्यादा बिक रहा है, 7 नंबर का जूता मार्केट में ज्यादा बिक रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 7 नंबर के जूता जो है मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि ज्यादातर लोगों के पैर जो है 7 नंबर के हैं, इसलिए कंपनी जो है सबसे पहले कोई भी कंपनी होगी वो 7 नंबर के जूते बनाएगी। कारण क्या है? क्योंकि जो जिन चीजों की डिमांड सबसे ज्यादा होती है उसका उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है, होगा ना। अगर 2 नंबर का जूता जो है कोई रेयरली कभी कभी कोई खरीदता है, तो हर दुकान पे आपको 2 नंबर का जूता मिलेगा ही नहीं। लेकिन 7 नंबर का जूता अगर ज्यादातर लोग खरीदते हैं तो इसका मतलब 7 नंबर का जूता जो है मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। हल्दीराम का भुजिया अगर आसानी से लोग मतलब मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि ज्यादातर लोग हल्दीराम को पसंद करते हैं, हल्दीराम की जो भुजिया है, हल्दीराम का जो आइटम है वो ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, इसलिए हल्दीराम के अलग अलग उत्पाद अलग अलग तरीके से बिक रहे हैं मार्केट में, ठीक है। वहीं पर प्रिया गोल्ड है, वहीं पर जो है बहुत सारे और भी ब्रांड है, लेकिन नहीं चल पाते। तो कहीं ना कहीं वो क्या प्रदर्शित करता है, मोड प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ वेरी करेक्ट आंसर। मध्यांक और क्या कहा जा सकता है, तो ये कहा जा सकता है आपका क्या, द्वितीय चतुर्थक या तृतीय चतुर्थक? जल्दी बताइए। डिम्पल कुमारी 2 का 2, ओके। विधि शर्मा 2, जितेंद्र निगम, ओके। लक्ष्मी सक्सेना क्वेश्चन नंबर 2 का बी, हाँ द्वितीय चतुर्थक, वेरी गुड। द्वितीय चतुर्थक इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अ वेरी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और लगभग हर एक एग्जाम में ही इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्राप्तांकों के केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थायी माप होता है। प्राप्तांकों के, चलिए इसका हम ऑप्शन नहीं देंगे, आप ऐसे ही बताइए। प्राप्तांकों के केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थायी माप होता है, स्थायी माप होता है। चलिए ऑप्शन 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 नहीं देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राप्तांक 50 से 100 का प्रसार क्षेत्र है। प्राप्तांक 50 से 100 का
प्रसार क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन मैं इसका दे देता हूं आपको। 50 है, ऑप्शन नंबर 2 51 है, ऑप्शन नंबर 3 50.5 है, ऑप्शन नंबर 4 52 है। चलिए जल्दी बताइए इसका क्या होगा। मीन, वेरी गुड, वेरी गुड। रितु यादव मीन, सत्यम कुमार मीन, छ आराधना मीन, रवि प्रकाश गुप्ता मीन। चलिए बहुत बढ़िया। ज्यादातर लोगों का आंसर जो है मीन की तरफ ही आ रहा है, तो बिल्कुल सही है डिम्पल कुमारी मीन। बहुत बढ़िया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर जो, सॉरी ऑप्शन नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मीन ही होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राप्तांक 100 से 50 का प्रसार क्षेत्र है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4। प्रसार क्षेत्र क्या होगा। देखिए प्रसार क्षेत्र निकालने के लिए क्या करना है, क्या होता है आपका अधिकतम अंक रेंज बराबर क्या होगा, प्रसार बराबर जो फार्मूला होता है, प्रसार बराबर अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक प्लस 1 होता है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू प्लस 1, रेंज इज इक्वल टू। ओके, आप निकालिए आपका हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 100 है, लोवेस्ट कितना है 50 है, प्लस 1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ वेरी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग, ममता दुबे हो गई, ममता, लक्ष्मी सक्सेना, रवि प्रकाश, सभी। भाई रवि प्रकाश 50 कैसे आ जाएगा भाई, 50.5 भी नहीं आएगा। ठीक है, 51 आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है, अच्छा, किसी मानक प्रायिकता वक्र पर मध्यमान का आ, मध्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। किसी मानक प्रायिकता वक्र पर, किसी मानक प्रायिकता वक्र पर, ठीक है, ये क्या है, ये एनपीसी की बात कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ओके, प्रायिकता वक्र पर मध्यमान होता है, मध्यमान होता है, मीन होता है, कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका कितना, 0, ऑप्शन नंबर 2 1, ऑप्शन नंबर 3 10, ऑप्शन नंबर 4 परिवर्तनीय, परिवर्तनीय, चलिए वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 6 लिख दे रहा हूं, फिर आपको दोनों दोनों आंसर एक साथ देखूंगा। 5 क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। मध्यांक ज्ञात कीजिए, क्या आंकड़े हैं आपके, 90 है, 105 है, 95, 110 और 100। चलिए ऑप्शन है आपके 100, ऑप्शन नंबर 2 95, ऑप्शन नंबर 3 110, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 105। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। चलिए 0 होता है, वेरी गुड अनीता जी, 0। एक तरीके से आप लोगों का ये टेस्ट भी हो रहा है ना, टेस्ट भी हो रहा है, और आप जो है
किस तरीके से रेस्पॉन्स कर रहे हो और कितना आपने पढ़ाई करी है। अभी किसी ने कहा था कि सर बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, देखिए टफ नहीं है है ना, ये टफ नहीं है, बस आप लोगों को ये मतलब सही से समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आंसर कीजिए भाई, आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। चलिए 50.5, ये कौन है भाई? ओके 100 आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 0 हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 का जब आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कितना आ जाएगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आरोही या अवरोही में बदलना है। क्या करना है? आरोही या अवरोही में बदलना है। ध्यान रखिए, ठीक है। बिना आरोही और अवरोही में बदले आप कभी भी इसका आंसर, हाँ रेंज को ही प्रसार बोलते हैं। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? आरोही या अवरोही में बदलना है इसको सबसे पहले। ठीक है, हम इसको आरोही में बदल लेते हैं। तो आरोही में जब आप बदलेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 90, फिर इसके बाद 100, फिर इसके बाद सॉरी 95। 90, 95, 100, 100, 90, 95, 100, 105, 110, 110। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए n+1/2 पद है, n+1/2 पद। इस हिसाब से देख लीजिए क्या हो जाएगा। n 1 2 3 4 5, तो तीसरा हो जाएगा 5 धन 1/2 बराबर तीनवां पद। क्या आ जाएगा तीसरा? 100। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, छठवां का सी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर एकदम सही आया। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का मान असामान्य प्राप्तांकों से प्रभावित नहीं होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का मान असामान्य प्राप्तांकों से प्रभावित नहीं होता है? नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मीन, ऑप्शन नंबर 2 मीडियन, ऑप्शन नंबर 3 मोड, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, माध्य के लिए प्रथम प्रतिघात है। माध्य के लिए प्रथम प्रतिघात है। ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 1, ऑप्शन नंबर 3 -1,
ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए। चलिए, गरिमा तिवारी, जितेंद्र निगम 100। ओके, प्रकृति पटल, मीडियन। सभी लोग इसका आंसर करिए, दोनों का, 7 और 8। और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगर आप नहीं लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हो गया 8 का सी, 8 का ए। बहुत बढ़िया। चलिए 8 का ए जो लोग भी बोल रहे हैं, जो लोग 8 का ए बोल रहे हैं, एकदम सही है। क्या हो जाता है, माध्यिका के लिए प्रथम प्रतिघात कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपसे, जो आपके सामने जो लेकर के हम आ रहे हैं, ये आपका अभी यूपी पीजीटी में भी पूछा था 2020 में, है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थान सूचक मान है। केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थान सूचक मान है। स्थान सूचक मान है, क्या होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोजिशनल मेजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, पहला है आपका प्रतिशतांक। जिन्होंने यूपी पीजीटी दिया था उनको पता होगा, प्रतिशतांक हो गया, बहुलांक हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है आपका मध्यमांक। ऑप्शन नंबर 4 है आपका मध्यांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10, निम्न में से कौन सा केंद्रीय माप को नहीं दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। केंद्रीय मान को या माप को नहीं दर्शाता है। नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए मीन, ऑप्शन नंबर 2 मोड, ऑप्शन नंबर 3 परसेंटाइल, ऑप्शन नंबर 4 मीडियन। केंद्रीय माप को नहीं दर्शाता है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थान सूचक है। देखिए पोजिशनल मेजरमेंट की बात कर रहा है ना यहाँ पे। ओके ओके ओके, 10 का 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 का 10 का सही है। और 9 का आंसर आप लोग नहीं कर रहे हैं। 9 का आंसर किसी ने नहीं किया, लगभग लगभग लोगों ने नहीं किया है। देखिए 9 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ये होगा आपका मध्यांक। ठीक है, मीडियन। क्यों कहते हैं इसको जो है पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए पोजीशन को यह बताता है, ये जो है किसी स्थिति को दर्शाता है। जैसे आपका ये है, कोई एक वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 1 से 10 लेकर के 10 तक का वैल्यू है, तो आपका ये जो क्या दिखाता है, 5 को 5, अगर ये क्या एक पोजीशन को दिखा रहा है, इस पोजीशन के बाद 5 अपर होंगे, ऊपर होंगे, और 5 जो है नीचे होंगे। मतलब जो भी आपकी वैल्यू होगी, चाहे 100 होगी, 500 होगी, 1000 होगी, 10,000 होगी, 50,000 होगी, जब भी आप मीडियन निकालेंगे तो वो मिड पॉइंट दे देगा और एक पोजीशन दे देगा, जहां से क्या करेगा, जहां से आपका 50% अपर हो जाएगा, 50% जो है लोअर हो जाएगा। अब क्लियर हुआ।
इसलिए इसको पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, है ना। पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसीलिए इसको कहते हैं। चलिए, मीडियन होगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11। 11 बहुलांक निकालिए। बहुलांक निकालिए, वैल्यूज हैं ये 15, 14, 8, 14, 14, 11, 9, 9 और 11। चलिए, एकदम सिंपल है, इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। ऑप्शन है आपके 11, ऑप्शन नंबर सेकंड है 14, ऑप्शन नंबर थर्ड है 9, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए दिए गए आंकड़ों का मध्यांक निकालिए। आंकड़ों का मध्यांक निकालिए। आंकड़े दिए गए हैं आपके 1 2 3 3, 1 2 3 3 4 और 7। ठीक है, ऑप्शन है आपके 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 3.5, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 2.5। चलिए देखते हैं किनको किनको ये समझ में आया है। जिनको जिनको ये समझ में आया होगा वो आंसर एकदम करेक्ट करेंगे, वो गलत कर ही नहीं सकते। चलिए, 12 का 3, एकदम अच्छे से सोच समझ लीजिएगा, फिर रेस्पॉन्स कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा आपका n+1 अपॉन 2वां पद होता है, 2वां पद। ठीक है, ये जो है ऑलरेडी आपका आरोही क्रम में है। ठीक है, ऑलरेडी ये आरोही क्रम में है आपका, लेकिन इसको जो है ये क्या है, सम संख्या में है। 1 2 3 4 5 और 6 सम संख्या में है ना। सम संख्या का मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 धन 1/2 बराबर 3.5 आया। अब तीसरा और चौथा को जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 और 3, 3 3 6 को जोड़ दीजिए, 6/2 बराबर 3 सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ वेरी करेक्ट आंसर, 3। मैक्सिमम लोगों का आंसर एकदम करेक्ट आया है। 12 का 3, बहुत बढ़िया। चलिए, 12 का 3 मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एकदम आंसर जो है एकदम करेक्ट आ रहा है, एकदम बढ़िया आंसर आया। ठीक है, सभी लोग एक बार जल्दी से, सभी लोग पहले लाइक कर दीजिए, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो हम लोगों ने जो है करीब करीब 10-12 क्वेश्चन देख लिया है। अब आपको जिस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको एक आइडिया मिल गया, एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, जहाँ से अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, स्टैंडर्ड स्कोर, है ना। 4 स्टैंडर्ड स्कोर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, कुछ हम अभी टेस्ट वगैरह भी हम अरेंज करेंगे, आप लोगों का टेस्ट वगैरह भी अरेंज करेंगे सभी के लिए, है ना। कंबाइंड बैच का जो है एक टेस्ट अरेंज करेंगे हम आप लोगों के लिए। आइए, स्टैंडर्ड स्कोर। स्टैंडर्ड स्कोर में हम लोगों को 4 प्रकार के, देखिए स्टैंडर्ड स्कोर होते क्या है ना। जो है स्टैंडर्ड स्कोर का मतलब क्या होता है, प्रमाणिक, नहीं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? हम्म, अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं स्टैंडर्ड स्कोर को, आप थोड़ा सा बताएंगे? प्रमाणित अंक कहते हैं शायद, है ना, प्रमाणिक अंक। तो इसमें जो है स्टैंडर्ड स्कोर में हम लोगों को 4 प्रकार के स्कोर के बारे में पढ़ना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 3rd यूनिट 7 के
सिलेबस में आप देखेंगे तो ये पाएंगे। मेन मीडियन मोड भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है। तो बिल्कुल आपको आपके सिलेबस के बाहर की कोई चीज नहीं है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार मैं पढ़ाते रहूँ, जब यूनिट 7 पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब भी पढ़ाऊंगा, लेकिन चीजें वही रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ उदाहरण देते हुए वहां पे फिर दोबारा नोट नहीं कराना पड़ेगा ना, आपको सीधे सीधे उदाहरण दूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड स्कोर, इसमें 4 स्कोर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जेड स्कोर, टी स्कोर, सी स्कोर और स्टेनाइन स्कोर। स्टैंडर्ड चलिए, 4 प्रकार का आप लोगों का स्टैंडर्ड स्कोर है, और चारों प्रकार का जो स्टैंडर्ड स्कोर है, चारों का क्या क्या मतलब है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। भाई सबसे पहले आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग सभी लोग पहले एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक करिए एक बार। क्वेश्चंस की श्रृंखला अब हम लोगों की समाप्त हो गई है, अब हम लोग जो है टॉपिक पर चल रहे हैं। चलिए, एक मिनट आप बस रुकिएगा। चलिए, स्टैंडर्ड स्कोर के बाद हम लोगों को जो है वेरिएबिलिटी के बारे में भी पढ़ना है अभी। देखिए, स्टैंडर्ड स्कोर में हम लोगों को बहुत कुछ नहीं देखना है, हम लोगों को बस जो है मानक प्राप्तांक, हाँ वेरी गुड, मानक प्राप्तांक कहते हैं। देखिए कभी कभी जो है ना माइंड से स्लिप हो जाता है, वो समझ में नहीं आता कि इसको बोलते क्या है ना। चलिए, मानक प्राप्तांक वेरी गुड। तो मानक प्राप्तांक में 7 का आंसर जो है आपका, अब देखिए 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था भाई, आप लोग बताइए, उसका आंसर बता दीजिए। 7 का आंसर केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का असमान प्राप्तांक को प्रभावित, अच्छा शायद यही था क्या, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यही था।
क्वेश्चन नंबर 7 का शायद जो है यही क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर जो है मीडियन होगा। ठीक है, मीडियन होगा, मीडियन। क्वेश्चन नंबर 8 का, सॉरी 7 का राइट आंसर जो है शायद यही क्वेश्चन था। केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए माप का कौन सा असामान्य प्राप्तांकों से प्रभावित नहीं होता है, तो ये मीडियन हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टैंडर्ड स्कोर में एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए, चारों के चारों हम लोग जो है एक ही जगह पढ़ लेंगे। ठीक है, मानक प्राप्तांक का मतलब होता है, मानक प्राप्तांक का हम क्यों प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम क्यों जो है मानक प्राप्तांक के बारे में पढ़ते हैं, ये भी एक बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आखिरकार हम लोग मानक प्राप्तांक क्यों पढ़ते हैं, है ना। क्यों जो है हम मानक प्राप्तांक के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं, ये भी बहुत जो है बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा कि मानक प्राप्तांक का मतलब होता है आपका कि एक ऐसा स्कोर जो कि आपका, जैसे मान लीजिए कि आप कोई रिजल्ट आप मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, जब भी आप स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं तो वहां पर आपके पास कुछ निश्चित वैल्यूज पहले से होती हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई निश्चित वैल्यूज नहीं है तब आपको क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको समस्या फेस करनी हो जाती है कि आप क्या रखें, क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक कुछ मानक प्राप्तांक पहले से तय किए गए होते हैं कि जब आप इंटरप्रिटेशन करें, आप अपने डेटा को एनालाइज करें, उस समय क्या करें आप कि कभी कभी जो है, जैसे मान लीजिए कंपेयर करना। ठीक है, तो कंपेयर करते समय आपको जरूरत पड़ जाती है कि कभी कभी जेड स्कोर लगाना पड़ जाता है। ठीक है, जब डेटा आपका एनपीसी वगैरह वाला जो आपके पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो विशेषताएं होती हैं, अगर आपके पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की विशेषता से भरा हुआ आपका डेटा है तो आप जेड स्कोर लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपको जो है थोड़ा और डेटा में कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो टी स्कोर, है ना। और अगर कॉम्प्लिकेशन आए तो सी स्कोर, मतलब इस तरीके के जो है आपको स्टैंडर्ड स्कोर कुछ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, और वो स्टैंडर्ड स्कोर आपको हेल्प करते हैं आपके किसके लिए, जब आप डेटा का एनालिसिस करते हैं। ओके, चलिए एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए और हम लोग चारों के चारों जो है स्टैंडर्ड स्कोर के बारे में एक जगह सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, है ना। आइए, एक जो है चार्ट हम लोग जो है इंसर्ट कर लेते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए, चार्ट को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेने दीजिए तो बेहतर रहेगा। नीचे फिर लाइट चली गई, लाइट जाते ही हम जो है भूतिया प्रकृति के हो जाते हैं। छोड़िए, जाने दीजिए, अब हम लोग जो है लिख करके ही कर लेते हैं।
क्योंकि ऐसे चार्ट बनाने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। इस तरीके से एक जो है आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। ठीक है, एक जगह लिखना है विशेषताएं इसकी, विशेषताएं, और इसके बाद आपको जेड स्कोर, जेड स्कोर एक में, इसके बाद आपको लिखना है टी स्कोर, फिर आपको लिखना है सी स्कोर, सी स्कोर, सी स्कोर के बाद स्टेनाइन स्कोर। अच्छा, कितने लोग जो लाइव हैं, कितने लोगों का कल पेपर है, इसमें से कमेंट करके बताइए कितने लोगों का पेपर है कल, और कितने लोग सीतापुर जा रहे हैं, और कितने लोग रास्ते में बैठ के देख रहे हैं। आइए हम लोग विशेषताओं में देखते हैं मध्यमान, मीन कितना होगा। ठीक है, मध्यमान में हम लोग सभी का, तीनों का, चारों का देख लेंगे, चारों का मीन कितना कितना होता है। मीन देखिए, जेड स्कोर का मीन होता है 0, टी स्कोर का मीन होता है आपका 50, सी स्कोर का मीन होता है आपका 5, और स्टेनाइन का स्कोर होता है आपका मीन होता है 5। ठीक है, अभी हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तब भी हम आपसे यही चीज पूछेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको समझते जाइए। मीन का जो है पहला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मीन का समझना है ना। पहला जो है आपको मीन का, मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जेड स्कोर का मीन कितना होता है 0 होता है, टी स्कोर का मीन कितना होता है 50 होता है, सी स्कोर का मीन कितना होता है 5 होता है, और स्टेनाइन स्कोर का मीन कितना होता है 5 होता है। ठीक है, इसके बाद एस टी कितना होता है, मानक विचलन आपका, जेड स्कोर का मानक विचलन कितना होता है, जेड स्कोर का मानक विचलन 1 होता है, एस टी 1 होता है, और टी स्कोर का आपका 50 होता है, सॉरी 10 होता है, सी स्कोर का होता है 2, और इसके बाद आपका स्टेनाइन का होता है 1.96। ठीक है, इसके बाद आपका हाईएस्ट वैल्यू, उच्चतम प्राप्तांक कितना होता है, हाईएस्ट वैल्यूज जो है कितने होते हैं आपके, देखिए जेड स्कोर की हाईएस्ट वैल्यू जो है +3 तक जा सकती है, +3। ठीक है, और टी स्कोर का जो है 80 तक जा सकता है, और इसके बाद आपका सी स्कोर का जा सकता है 10 तक, इसके बाद आपका स्टेनाइन का 9 तक। ठीक है, निम्नतम प्राप्तांक कहाँ तक जा सकता है, निम्नतम प्राप्तांक, अभी सब पर हम लोग सवाल करेंगे। ये हम चार्ट इसलिए पहले बनवा दे रहे हैं, इसी चार्ट से आपको सारे के सारे सवाल और सारी चीजें, सारे क्वेश्चन, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो है निम्नतम प्राप्तांक होता है -3, और टी स्कोर का निम्नतम प्राप्तांक होता है 20, और सी स्कोर का होता है 0, और आपका स्टेनाइन का होता है 1। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अगला जो क्वेश्चन बनता है इसमें, एक जो है पूछता है कि इसमें निगेटिव वैल्यू होती है नहीं होती है ना। ऋणात्मक, ऋणात्मक मान, देखिए आपका जेड स्कोर में ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त हो सकती है, यस होती है। ठीक है, टी स्कोर में ऋणात्मक वैल्यू नहीं, आपका सी स्कोर में नहीं, है ना। इसके बाद स्टेनाइन में नहीं, नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपका डेसाइल जो है, डेसिमल में वैल्यू प्राप्त हो सकती है कि नहीं, आपको दशमलव में वैल्यू प्राप्त हो सकती है कि नहीं। ठीक है, दशमलव, दशमलव मान किन में पाया जाता है, क्या जेड स्कोर में पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। ठीक है, टी स्कोर में नहीं पाया जाता है, और आपका सी स्कोर में नहीं पाया जाता है, स्टेनाइन में नहीं पाया जाता है।
ठीक है, केवल जेड स्कोर में ही आपका ऋणात्मक वैल्यू भी प्राप्त होता है और इसके बाद दशमलव वैल्यू भी प्राप्त आपको होता है। ठीक है, चलिए इसका एक फॉर्मूला जो है, सभी का फॉर्मूला अलग अलग लिख लीजिए, फिर फॉर्मूला के बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सूत्र इसका क्या क्या है, चलिए जेड स्कोर का सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस एम अपान एच डी। ठीक है, एच डी, ओके, ये फॉर्मूला होता है। टी स्कोर का फॉर्मूला कितना होता है, 10z + 50, 10z + 50 होता है। ठीक है, सी स्कोर का कितना होता है, 5z + 50, सॉरी 2z + 50, 5, 2z + 5, 2z + 5। ठीक है, स्टेनाइन का क्या होता है, तो 1.96z + 5। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया, किसी को कहीं दिक्कत? ओके भैया, अभी काहे आप लोग जो है सत्याम क्यों घबराने लगते हो भाई? हाँ? नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझाएंगे ना। चलो, ये जो है आपका जो स्टैंडर्ड स्कोर होते हैं, ये 4 प्रकार के स्टैंडर्ड स्कोर होते हैं। ठीक है, चारों प्रकार के जो स्टैंडर्ड स्कोर होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सबसे पहला काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको समझाते हैं यहाँ पे, एक एक उदाहरण सब में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब मान लो कि एक क्वेश्चन आया है ना, एग्जाम्पल, ये आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। यदि मध्यमान 100, यदि मध्यमान 100 तथा मानक विचलन 10 है, मानक विचलन 10 है, तो प्राप्तांक 120 का, तो प्राप्तांक 120 का 20 का जेड प्राप्तांक कितना होगा? जेड प्राप्तांक कितना होगा, तो जेड बराबर क्या होता है, जेड का फॉर्मूला क्या है, 10z + 50 है ना, 10z + 50। अब यहाँ पर देखो, सॉरी, जेड का फॉर्मूला 10z + 50 नहीं है, टी का है। यहाँ पर जो है इसका कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एम अपान एच डी है ना, एक्स माइनस एम अपान एच डी। एक्स का मतलब, ये मध्यमान को क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। ठीक है, तो आपका 100 हो गया एक्स का वैल्यू, फिर आपका मानक विचलन मतलब एच डी आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, इसके बाद आपका प्राप्तांक। ठीक है, सॉरी मध्यमान एक्स नहीं होगा, ये जो है आपका एक्स मतलब प्राप्तांक हो गया 120। ठीक है, और मध्यमान आपका हो गया 100। ठीक है, अब आपको कितना हो जाएगा, 120 माइनस 100/10, काट दो इसको, सॉरी आप कितना हो जाएगा यहाँ 20, 20/10 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 आपका क्या प्राप्त होगा, जेड बराबर 2, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जेड बराबर 2 हो जाएगा। अभी हम उदाहरण लेंगे सत्यम जी, अभी जो है आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम उदाहरण लेंगे तो अभी आपको फिर से समझ में आ जाएगा, टोन पर परेशान नहीं होइए। ओके, एक उदाहरण आपको समझ में आ गया। ठीक है, जेड स्कोर निकालना,
आंसर 2 होगा, बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी जी, सही है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें, टी स्कोर। टी स्कोर, अब टी स्कोर में आप अगर देखें, सेम सवाल है, अगर आपका सेम टू सेम सवाल है ना, क्या है सेम टू सेम सवाल, मीन आपका कितना है, मीन बराबर है आपका 100, एस टी बराबर है आपका 10, और प्राप्तांक बराबर आपका कितना है, एक्स बराबर आपका कितना है 120। ठीक है, अब टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, 10z प्लस 50। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड जेड वैल्यू, है ना, जेड वैल्यू को फाइंड करना है आपको सबसे पहले। तो जेड वैल्यू को जब आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर एक्स माइनस एम अपान एस टी हो जाएगा। एक्स कितना है आपका 120 है, और एम कितना है 100 है, और एस टी आपका कितना है 10 है, बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 10 गुणे 2 प्लस 50, कितना हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस 50 बराबर आंसर कितना हो जाएगा 70। तो टी स्कोर बराबर 70 आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ, किसी को कहीं दिक्कत? देखो, जो आपको हमने चार्ट बनवाया वो चार्ट इसलिए बनवाया कि रटना है उसको, है ना, उसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है कि हम आपको इसमें समझा सकते हैं। आपको हम बस उसका एक शॉर्टकट तरीका बता दिए हैं कि आपको एक जगह सारी चीजें दे दी हैं, अब आप उसको एकदम बिना चीनी नमक के घोल करके पी जाओ उसको। ठीक है, तीसरा सवाल, तीसरा जो है आपका क्या हो जाएगा, सी स्कोर। सी स्कोर, सी स्कोर बराबर क्या होता है, सी स्कोर बराबर 2z+5, 2z+5। ठीक है, तो यहाँ भी z का वैल्यू निकालना है, तो आपका मान लीजिए कि x बराबर आपका 120 है, m बराबर 100 है, और एस डी बराबर आपका 10 है, तो आपका कितना हो जाएगा, z बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 प्लस 5, 2 दूना 4 प्लस 5 बराबर 9 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी स्कोर का। ठीक उसी तरीके से आपका आंसर अगर मान लीजिए स्टेनाइन अगर पूछे, स्टेनाइन पूछे तो स्टेनाइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1.96 जेड प्लस 2, 1.96, सेम टू सेम वैल्यू रख लीजिए, तो गुणे 2 हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा। तो आपका कितना आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 2 छक्का 12, 2 1, दोनों 18 1 19 को 9 हाथ में आया, 1 तो 1 2 1 3, 3.92 प्लस 2, 5.92 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5.92 आ जाएगा। अच्छा, 2 नहीं होगा भाई यहाँ पे, सॉरी, इसमें भी हम शायद 2 ही लिख दिए क्या, इसमें सही लिखे 5 होगा, 5। अच्छा, सी स्कोर में ठीक लिखे हैं, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा, थोड़ी बाई सॉरी बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ 5 होगा, हम सब जगह लिखते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 8.92 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, कहीं कोई दिक्कत किसी को? रहा आप लोगों को वो करने का, तो आपको वो रटना ही पड़ेगा, बिना रटे आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आपसे अगर यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम डायरेक्टली बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत टफ या बहुत डीप में जाकर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना, बहुत ही इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको वैल्यूज दे दिए और पूछ देगा कि सी स्कोर इसका क्या होगा, टी स्कोर इसका क्या होगा, स्टेनाइन स्कोर इसका क्या होगा। ठीक है, अब आपको लेकिन यहाँ पर ये चीज पता होना चाहिए कि टी स्कोर, स्टेनाइन स्कोर, सी स्कोर, इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है, इसका लोवेस्ट वैल्यू कितना होता है, और इसका मीन कितना होता है, इसका एसटी कितना होता है ना, इसका मीन कितना होगा, इसका एसटी कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें रटने की हैं। तो वो पूरा चार्ट अगर आप रट जाओगे तो आपको अलग से फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है किसी भी एग्जाम में, है ना, कितना भी बड़ा एग्जाम हो आपका, हर एक एग्जाम के लिए वो चार्ट आपका बहुत बड़ा हेल्प करेगा। ओके, चलिए, तो आपका जो है यहाँ पे
एक टॉपिक क्लियर हो गया, सवाल भी हो गए इस पे। अब आपका जो सिलेबस में क्या बचा है, देखिए स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में अगर हम देखें तो केवल कोरिलेशन आपका बच गया है ना, केवल कोरिलेशन बच गया है, बाकी सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। कोरिलेशन हो गया जिसमें हम लोग जो है मीनिंग देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, और इसके बाद पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट, और इसके बाद स्पीयरमैन्स, है ना, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन बचा है। ठीक है, दो टॉपिक बचा है, तो कल क्लास नहीं होगी आप लोगों की, ध्यान रखिएगा सभी लोग, कोई भी हमसे ये नहीं पूछेगा कि क्लास कब होगी। ठीक है, क्लास कल जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी नहीं होगी, और साथ ही साथ आपका ये जो एमएड एंट्रेंस वाली और अलावत कोई भी जो भी जितनी भी बैचेस चल रही हैं कल टोटली बंद रहेंगी। ओके, और परसों से फिर हम लोग रिज्यूम करेंगे, और साथ में एक बैच और हम करेंगे स्टार्ट उसमें, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस का शुरू करेंगे। ठीक है, 20 तारीख से आप लोगों का प्रैक्टिस का हमने बोला है, तो 20 तारीख से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। नहीं, शैक्षिक प्रबंधन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैनेजमेंट के चक्कर में ना पड़े। जो क्वेश्चन आते हैं आप उसका आंसर कर भी लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। जो आएंगे आपके बिहेवियरल क्वेश्चन आएंगे, और बिहेवियरल क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग यहीं पर इस क्लास को खत्म करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कल क्लासेस ऑफ रहेगी। ठीक है, कल कोई क्लास नहीं होगी। ओके, और देखिए जो लोग पेपर देने जाएंगे जीआईसी का, वो अपना क्वेश्चन पेपर जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप उसका पीडीएफ बना करके मेरे पास भेज देंगे, ताकि आप लोगों का आंसर की उसको रिलीज किया जा सके। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, एनपीसी बच गया, ओके, एनपीसी भी हम ले लेंगे। ठीक है, एनपीसी भी आपको पढ़ा देंगे, एनपीसी बच गया। अब चूंकि आप लोगों का देखिए दोनों चीजें आप हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे, और इसके साथ ही साथ आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी कराएंगे, और साथ ही साथ जो बचा हुआ पोर्सन है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, फिलोसफी बचा है वो मुझे पता है। ठीक है, परेशान ना हो। ओके, चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बैच लेनी हो या कोई और जानकारी चाहिए हो, तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9125 82 0728। ठीक है, और आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर लगातार चल रहा है, तो आप उस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। सर साइंस वाले में इंग्लिश कर सकते हैं। अरे साइंस आर्ट्स इसमें कुछ नहीं होता है भाई, साइंस आर्ट्स कुछ नहीं होता है। आप हिंदी चाहो, चाहे इंग्लिश चाहो, चाहे आप हिंदी चाहो, जो मन हो वो कर सकते हो, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, आपको हिंदी या इंग्लिश जो आपकी इच्छा हो आप वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।